सभी व्यूअर्स का हमारे YouTube चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग पवन से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उन सभी टॉपिकों पे चर्चा करेंगे तथा उसका विस्तार पूर्वक हल भी देखेंगे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकता है तो उन सभी कॉन्सेप्ट की भी हम लोग चर्चा करते जाएंगे, जिससे अराउंड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी में भी हम लोगों ने देखा था भारत का जो मानसून है, इंडियन क्लाइमेट, वो हम लोगों ने देखा था। तो काफ़ी अच्छा है, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। इससे रिलेटेड हर टॉपिक हम लोग क्लियर करते चलेंगे। तो पहला प्रश्न कर रहा है कि व्यापारिक हवाएं किन अक्षांशों से किन अक्षांशों के बीच बहती है। देखिए, अब ये ट्रेड विंड, ये व्यापारिक हवाएं क्या होती है। तो देखिए, हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी में देखा था, यहाँ पे भी हम लोग चर्चा करते हैं। जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर निम्न वायुदाब पट्टियाँ होती है। जो वायुदाब पट्टियाँ हैं मुख्यतः 7 वायुदाब पट्टियाँ हैं। उस वायुदाब पट्टियाँ में जो विषुवत रेखा पर वायुदाब पट्टियाँ हैं, यानी जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, वह होता है, उसको उष्ण निम्न दाब कटिबंध बोलते हैं। निम्न दाब इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो वहाँ पे गर्म ज़्यादा होता है। गर्मी ज़्यादा के कारण वहाँ पर क्या होती है, पवनें गर्म होकर ऊपर उठती है। और इसी क्षेत्र को डोल्ड्रम क्षेत्र भी कहते हैं, जो 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ होता है। कारण यही होता है कि सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण, यहाँ गर्मी के कारण क्या होता है, जो पवन का विस्तार होता है, दो तरह से वितरण होता है, एक क्षैतिज वितरण और एक ऊर्ध्वाधर वितरण। तो यहाँ पर पवन का ऊर्ध्वाधर वितरण होता है, क्षैतिज नहीं हो पाता। और यह गर्म होकर पवन हल्की होती है। कोई भी वस्तु गर्म होने पे क्या होती है, वह उसके कण दूर दूर होते हैं, तो दूर दूर होते हैं हल्की होती है। यह ऊपर उठती है, ऊपर उठने के बाद वह क्या करती है, ध्रुवों की ओर जब बढ़ती है तो लेकिन कोरियोलिस बल के कारण वह क्या होती है, 30 डिग्री के पास में जाकर वायु का अवतलन स्टार्ट हो जाता है। अवतलन इसलिए होता है क्योंकि वायु ठंडी हो जाती है, ठंडी होकर नीचे आने लगती है और इसके कारण वह 30 डिग्री पर, 30 डिग्री उत्तर हो या 30 डिग्री दक्षिण हो, वहाँ पर क्या बनेगा, उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध बनेगा। उच्च दाब क्यों बना, क्योंकि वायु जब विषुवतीय वृत्त से वहाँ पर गर्म हुई, उच्च दाब कटिबंध था, वहाँ से गर्म होकर ऊपर उठी, इसे विषुवतीय उच्च दाब कटिबंध बोलिए, निम्न दाब कटिबंध बोलिए, या सिर्फ निम्न दाब कटिबंध या भूमध्य सागरीय, तो ये सभी नामों से इसे जाना जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, कन्फ्यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ से क्या हो गई, विषुवतीय निम्न दाब कटिबंध से वायु ऊपर उठी, ऊपर जाकर जब चलना स्टार्ट की तो जब दूरी तय की तो उसमें क्या आ गया, वो ठंडा हो गया। ठंडा होने के कारण वायु का अवतलन हुआ। अवतलन का मतलब होता है अपने तल से नीचे आना, यानी वो वहाँ पर क्या बनेगा, और उच्च दाब यहाँ पर बनाएगा और यहीं पर क्या होगा, अश्व अक्षांश का निर्माण होगा। वो अक्षांश इसलिए कहा जाता था क्योंकि पहले जो व्यापारी होते थे अरब सागर से यूरोप और अफ्रीका जब घोड़ों के व्यापार करने के लिए जाते थे, तो पहले तो आज से कई सदी पहले तो एरोप्लेन होता नहीं था, तो वो क्या करते थे, जलयान से ही जाते थे। मुख्यतः उनका नौका होता था जो पाल से लगा हुआ होता था। तो क्या होता था, इस क्षेत्र में जाने के बाद वो काफ़ी स्थिरता महसूस करते थे, यानी उनका जहाज रुक सा जाता था, तो उन्हें ऐसा लगता था कोई दैव शक्ति है या फिर इस तरह से। तो वो क्या करते थे, जो सामान लदे हुए होते थे, मुख्यतः घोड़ा ज़्यादा व्यापार होता था, तो घोड़ों को वो समुद्र में फेंक देते थे, ताकि उससे वो उनको ऐसा लगता था कि वो नाव हल्का हो जाएगा, और हल्का होने के कारण फिर जब उसमें हल्का हल्का गति आएगा तो चलेगा। तो इसी के कारण इसे अश्वांश भी कहा जाता। तो ध्यान रखिएगा, 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री हुई, 30 से 35 डिग्री जो उत्तरी और दक्षिणी है उस अक्षांशों को बीच। तो ये जो अगर दक्षिणी में आएंगे तो दक्षिणी में तो महाद्वीप है नहीं, इसलिए यहाँ तो पानी ही पानी इधर है, तो मुख्यतः उत्तर में ही है, तो इसीलिए 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों अक्षांश को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो हम लोगों ने यह भी जाना कि और इस जो 0 डिग्री होता है, जहाँ से वायु क्या हो गई, गर्म हुई, क्योंकि सूर्य की किरणें वहाँ सीधी पड़ी, विषुवत रेखा पर सीधी पड़ने के कारण वहाँ पर क्या हो गई, वहाँ पर पवन ऊपर उठ रही है, और वह जो जगह है वहाँ पर शांत वातावरण का निर्माण हो रहा है। क्यों, क्योंकि पवन का जो विस्तार है वह ऊर्ध्वाधर हो रहा, ऊपर की ओर उठ रहा। और इसी को 0 डिग्री 5 से नॉर्थ और साउथ के बीच में इसे डोल्ड्रम पेटी कहा गया, क्योंकि यहाँ शांत वातावरण मिलता है, यहाँ पर कोई भी प्रकार का चक्रवात नहीं मिलता है। तो इस तरह से इस पछुआ व्यापारिक पवन हो गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं। अब देखिए, अब ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि अश्वांश किसको कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने यह जाना डोल्ड्रम क्षेत्र क्या होता है, ये अश्वांश क्या होता है, और ये 30 डिग्री के बाद फिर ऊपर आता है उपोष्ण निम्न दाब कटिबंध या समशीतोष्ण कहिए, और ऊपर ध्रुवीय हो गया। इसी तरह से नीचे में दक्षिणी अक्षांश में 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, फिर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता है। अब क्या हो गया, अब यहाँ से क्या होता है, अब कोरियोलिस बल समझना होगा। देखिए, कोरियोलिस बल समझने के लिए आप एक वीडियो को देखिए और समझिए कि कोरियोलिस बल किस तरह से, वह एक क्या है, वास्तविक नहीं है, वो आभासी बल है। जो क्या करती है, वो पृथ्वी का जो घूर्णन क्या है, पश्चिम से पूरब की ओर है, जिसके कारण वह अपने दाएं ओर मुड़ जाती है।
तो इसी प्रकार की क्या होता है, जब पवन क्या होती है उच्च दाब कटिबंध से यानी कि उत्तरी ध्रुव से जब विषुवत रेखा की ओर आती है तो अपने पथ से क्या करेगी, वह बाएं ओर मुड़ जाएगी। तो यह बात ध्यान में रखिएगा। तो ये जो व्यापारिक पवन होता है यही होता है 30 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश है यानी उच्च दाब कटिबंध है, जब विषुवत रेखा की ओर आएगी तो क्या मुड़ जाएगी, यह अपने दाएं ओर मुड़ जाएगी, यानी उत्तरी गोलार्ध में जाएगी तो बाएं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में आएगी तो बाएं तरफ। इसलिए हो जाता है ना, क्योंकि देखिए पृथ्वी इधर से घूर्णन कर रहा है, तो जब ये इधर आया तो ये दाएं तरफ मुड़ जाएगा, है ना, क्योंकि इसकी घूर्णन इस तरह से है। तो ये क्या करती है, जब घूरती है, जब पृथ्वी घूर रही है पश्चिम से पूरब की ओर, तो यह इस तरह से दाएं ओर मुड़ जाती है। तो जैसे ही दाएं ओर मुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, और ये जब क्योंकि पूरब से तो पश्चिम जरूर गया, पश्चिम से भी तो पूरब आया ना, तो इधर का स्थिति क्या हो जाएगा, इसके दाएं तरफ ही साइड हो जाएगा। तो ये हो गया, क्या हो गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यापारिक पवन भी कहते हैं। और ये तो उत्तरी गोलार्ध में हो गया, और ठीक उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि इस तरह से पवन मुड़ जाएगी, अपने बाएं ओर मुड़ जाएगी। तो यह मुख्यतः क्या हो गया, देखिए ये तो मुख्यतः आपको लग रहा होगा कि ये बाएं ओर है, लेकिन ये क्या हो रहा है, ठीक है पवन, और यही जब यहाँ से देखिए, यहाँ से जब जा रही है पवन तो ये अपने दाएं ओर मुड़ेगी, कहाँ, 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच। तो ये दाएं तरफ मुड़ गई, और इधर भी क्या होगी, ये क्या होगी, पूरब की ओर मुड़ेगी, इधर मुड़ेगी बाएं ओर। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि जो उत्तरी गोलार्ध में होता है वो दाएं ओर, और जो दक्षिणी गोलार्ध में होती है पवन वो क्या करती है, वह अपने बाएं ओर मुड़ जाती है। क्लियर। तो ये चीज़ को समझना हो, तो यही होता है जो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच जो चलती है पवनें, उसी को हम लोग व्यापारिक पवनें कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस 30 डिग्री अक्षांश को अभी हम लोगों ने समझा था कि यहाँ पर वायु का अवतलन होता है, वायु का उच्च दाब होता है, इसलिए इसे उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध कहते हैं। और इस उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध में जब अरब व्यापारी होते थे, जब घोड़ों के व्यापार करते थे यहाँ से, तब क्या हो जाता था, वह अपने नाव को हल्का करने के लिए वहाँ से जो घोड़े लदे हुए थे फेंक देते थे। यह बहुत सदियों तक चलता रहा, इसके कारण यह व्यापारिक लोगों के रूप में यह जाने लगा, व्यापारिक अश्व अक्षांश के रूप में। तो इस अश्व अक्षांश से क्या होगा, विषुवत वृत्त की ओर ये पवने चलेगा, जो व्यापारिक पवन कराएगा। और वही 30 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री की ओर बढ़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह पछुआ पवन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह कोरियोलिस बल के कारण यह पूरब की ओर मुड़ेगा, अपने दाएं ओर मुड़ेगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर और पूरब के बीच पवनी चलती है। तो ये इसका सिंबुलेशन है। कोरियोलिस बल देख लेंगे, थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह से पवन मुड़ रही है। तो ये हो जाएगा अश्व अक्षांश से विषुवत वृत्त की ओर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 2 में हम लोग देखते हैं उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवनी होती है। अब कह रहा उच्च दाब क्षेत्र से, अभी हम लोगों ने देखा कि जो प्रश्न क्या था, व्यापारिक हवाएं। तो हम लोगों ने देखा व्यापारिक हवाएं क्या होती, अश्व अक्षांश से। अश्व अक्षांश उसे कर रहे थे जो 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ था, है ना, जिसके कारण वहाँ पर क्या हो रहा था, वायु का अवतलन हो रहा था, और वायु जब नीचे आ रही थी ठंडा होकर तो वहाँ उच्च दाब का निर्माण हो रहा था। उच्च दाब के कारण जो नाव वहाँ से गुजर रहा था वो क्या हो रहा था, वह स्थिर हो रहा था, उसकी गति धीमी हो रही थी। और उस गति को बढ़ाने के लिए जो अरब व्यापारी होते थे अपने घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे, ताकि उनको ऐसा लगता था कि हल्का हो जाएगा तो मेरा नाव आगे बढ़ेगा। तो फिर धीरे धीरे पाला उनको सपोर्ट करता था आगे बढ़ने में। नेक्स्ट 2 में है उच्च दाब से भूमध्य सागर की ओर। अब देखिए उच्च दाब कहने का मतलब क्या करा, अभी हम लोग देखें विषुवत वृत्त पर क्या हुआ, निम्न दाब बना। ठीक इसके 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी में क्या हो रहा, उच्च दाब बन रहा। उच्च दाब क्यों बन रहा, क्योंकि यहाँ पर निम्न दाब हो रहा है, विषुवत रेखा से वायु गर्म होकर ऊपर उठ रही है, और ऊपर उठने के बाद जब वो ध्रुवों की ओर बढ़ रही है तब वह क्या हो रही है, वह ठंडा हो रही है। तो आपको माइंड में उठ रहा है ध्रुव की ओर क्यों नहीं गया, ये 30 डिग्री इधर क्यों पवन मुड़ गया, तो यह कोरियोलिस बल के कारण क्या हो गया, वह अपने पवन दाएं ओर मुड़ जाती है। तो यहाँ पर कोरियोलिस बल के कारण ऊपर वायुमंडल में क्या हो गया, ये दाहिने ओर मुड़ा। तो जैसे ही दाहिने ओर मुड़ा तो यहाँ पर वायु का अवतलन स्टार्ट हुआ, और अवतलन होने के बाद उच्च दाब बना। तो वही है उच्च दाब से भूमध्य सागर। भूमध्य सागर को क्या कहते हैं, विषुवत रेखीय भी कहते हैं, भूमध्य सागर भी कहते हैं, विषुवतीय निम्न दाब कटिबंध भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा कौन सा पवन होगा, यह व्यापारिक पवन हो जाएगा। और पछुआ पवन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में यही पछुआ पवन होगा, जो 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में क्या होगा, ये जो पवनें हैं अभी हम लोगों ने देखा जब पवनें चलती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है, दाएं ओर मुड़ जाती है। क्यों, क्योंकि कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल क्या है, यह एक आभासी बल है जो दिखाई नहीं देता लेकिन लगता है। क्यों लगता है, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, क्योंकि पृथ्वी अपने आज पर क्या कर रही है, पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन कर रही है। इस घूर्णन के कारण वो क्या हो रही है, वह अपने दाएं ओर पवन मुड़ रही है। तो जिसके कारण वह क्या हो रहा है, वह
पूरब की ओर हो रहा है, तो वही कर रहा। पछुआ पवन क्या हो जाएगा, पछुआ पवन हो जाएगा दक्षिणी पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर पवने चलेगा, जो 30 से 60 डिग्री के बीच में, नॉर्थ में भी और साउथ में भी। तो ये था, हम लोगों ने देख लिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब व्यापारिक पवन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्यापारिक हवाएं होती है। अभी हम लोगों ने देखा व्यापारिक पवन और व्यापारिक हवाएं। अब देखिए ये जो क्या होती है, नियमित स्थिर अनियमित अधिकांश। अब ये जो व्यापारिक पवनें थी, जो 0 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच जो चल रही थी पवनें, व्यापारिक पवनें, ये क्यों चल रही थी, अब ये विषुवत की तरफ मुड़ रही थी। किधर मुड़ रही थी, दक्षिणी गोलार्ध में बाएं तरफ, उत्तरी गोलार्ध में दाएं तरफ। तो इसका जो ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी इसका जो गति है यह नीचे की ओर, इसलिए अपने क्या हो गया, बाएं ओर मुड़ा, ये दाएं ओर मुड़ा। तो ये क्या, और यह नियमित पवनें बह रही है, तो ये क्या हो जाएगा, यह नियमित एवं अस्थिर होती है, ये ध्यान में रखिएगा, ये हमेशा चलते रहती है। नेक्स्ट 4 में देखिएगा, पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन को क्या कहते हैं, एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाले को सनातनी पवन, इसी को अस्थायी पवन भी कहते हैं। तो वही सनातनी पवन के नाम से भी जाना जाता है, तो ध्यान में रखिएगा, जिसमें व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ये सभी पवनें हैं। नेक्स्ट देखिए, उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत निम्न दाब की ओर चलने वाली पवनी को क्या कहते हैं। काफी अच्छा प्रश्न है। अब उपोष्ण उच्च दाब, उपोष्ण उच्च दाब क्या हुआ था, अभी हम लोगों ने देखा था कि विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, वही 30 से 35 मान लीजिए, है ना। तो 30 डिग्री या 35 डिग्री से उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के बीच जो होती है वो क्या होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इस 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश को उपोष्ण उच्च दाब कहते हैं। क्यों कहते हैं उच्च दाब, क्योंकि विषुवतीय निम्न दाब कटिबंध से वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और ऊपर उठने के बाद वह ध्रुवों की ओर चलना स्टार्ट होती है और चलने के क्रम में कोरोलिस बल के कारण वह अपने दाएं ओर मुड़ जाती है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं ओर मुड़ जाती है, अर्थात आप कह सकते हैं कि पूरब की ओर मुड़ जाती है। यही उसका लक्ष्य होता है, पूरब की ओर मुड़ना, जिसके कारण जब वो घूमती है ना तो वो अपने पूरब की ओर घूरने का प्रयास करती है। वही देखिए, पृथ्वी तो पश्चिम से पूरब जरूर जा रहा है, फिर इधर से भी तो ये रोटेशन कर रहा है ना, इसके कारण इधर से जो सिंबल आता है ना, इधर हो जाता है, इस तरह से हो जाता है, क्योंकि उधर जब पूरब से पश्चिम की ओर आएगी, क्योंकि पूरा तो घूर रही है, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, विक्षेपित होकर वो अपने बाएं ओर उधर मुड़ जाता है दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये स्थिति था। तो ये क्या था, यहाँ पर उच्च दाब बना, वायु का अवतलन हुआ, और उच्च दाब से जो विषुवत वृत्त की ओर निम्न दाब कटिबंध, अब निम्न दाब कटिबंध कौन था, हुआ विषुवत वृत्त ही था, क्योंकि लिख दिया है विषुवतीय रेखीय निम्न दाब कटिबंध। तो वह पवने को हम लोग क्या कहते हैं, वह व्यापारिक पवन कहलाया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 6 में हम लोग देखते हैं व्यापारिक पवनें कहाँ चलती। अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि जो व्यापारिक पवनें होती है वो कहाँ चलती है, विषुवतीय निम्न दाब कटिबंध में, अधो ध्रुवीय कटिबंध में, उपोष्ण उच्च दाब। पहले तो हम लोगों ने ये जाना कि जो क्या होती है 0 डिग्री, जो 0 डिग्री है अक्षांश को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विषुवतीय निम्न दाब कटिबंध कहते हैं, या निम्न दाब कटिबंध कहते हैं, भूमध्य सागरीय रेखा कहते हैं, ये सभी नामों से जानते हैं। ठीक, इसके 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण जाने पर इसे क्या कहते हैं, इसे उपोष्ण उच्च दाब कहते हैं। उपोष्ण क्यों पड़ा, क्योंकि ध्रुवों से कुछ ठंडी वायु भी क्या आई, 30 डिग्री की तरफ आई, क्योंकि वायु का जो वितरण है तो सभी दिशाओं में होता है, ऐसा नहीं है ना कि एक मतलब ठोस पदार्थ है, तो इसलिए कुछ इधर से भी आया, इसलिए इसे यहाँ उपोष्ण बना। और उच्च दाब इसलिए बना क्योंकि जब निम्न दाब कटिबंध से वायु क्या हो गई, गर्म होकर जब ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद वो क्या हो गई, ध्रुवों की तरफ बढ़ने लगी, और जब बढ़ने के क्रम में वो ठंडा होकर यहाँ पर वायु का अवतलन हो जाता है। ठंडा होने के कारण वह अवतलन कोरियोलिस बल होता है, जो कोरियोलिस बल क्या करता है, यह इसे पूरब की ओर मोड़ देता है। तो ये हम लोगों ने जाना। अब व्यापारिक पवनें जो हम लोगों ने देखा कि उच्च दाब कटिबंध से निम्न दाब कटिबंध की, तो कहाँ से चलती है, तो चलती है कहाँ से, यह उपोष्ण उच्च दाब से। वही करा, कहाँ से चलती है और कहाँ तक पहुँचती है, तो विषुवतीय निम्न दाब कटिबंध तक पहुँचती है। इसकी दिशा क्या होती है, इसकी दिशा देख लीजिए, यह क्या हो गया, इधर से मुड़ रहा है, यानी ये इधर क्यों मुड़ रहा है, कोरियोलिस बल के कारण मुड़ रहा है। तो दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं ओर और उत्तरी गोलार्ध में जाने पर क्या हो जाती है, वह अपने दाएं ओर मुड़ जाती है। तो इसका दिशा क्या होता है व्यापारिक पवन का, कह सकते हैं, देखिए दिशा इस तरह से हो रहा है ना, दिशा उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवन का उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, और वही दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी से उत्तर पश्चिम की ओर, ये हो गया दिशा इसका। तो दिशा भी ध्यान में रखना है, अगर आप समझ गए हो तो दिशा निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट देख लीजिए, अब गरजती 40 या प्रचंड 50 या चीखता 60 क्या, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अभी हम लोगों ने देखा था ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर ये 0 डिग्री कटिबंध 0 डिग्री है, 0 डिग्री को विषुवतीय निम्न दाब कटिबंध कहते हैं। ठीक इसके 30 डिग्री उत्तर 30 डिग्री दक्षिण को उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध कहते हैं, और ठीक उसके 60 डिग्री पर जाते हैं तो उसे ध्रुवीय या उपध्रुवीय कहिए, उसे समशीतोष्ण निम्न दाब कटिबंध कहते हैं। निम्न दाब कटिबंध इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से वायु गर्म होती है, जो 30 डिग्री पर वायु रहती है, गर्म वायु क्या करती है, वह
60 डिग्री की ओर बढ़ती है तो किधर मुड़ेगी, यह मुड़ जाएगी अपने दाएं ओर, दाएं ओर यानी पूरब दिशा में मुड़ेगी, जिसके कारण यहाँ पर भी क्या होता है, उपध्रुवीय या समशीतोष्ण निम्न दाब कटिबंध बनता है और यहाँ से भी वायु क्या करेगी, ऊपर उठेगी। तो ये हम लोगों ने देखा। तो ये तो क्या हो जाती है, ये उत्तरी ध्रुव में, क्योंकि भारत क्या है, भारत का उत्तरी गोलार्ध में है बसा हुआ, और भी है अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, ये सभी क्या है, उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, महाद्वीपों की संख्या नहीं है, जिसके कारण इधर महाद्वीपों की संख्या नहीं होने के कारण यहाँ अवरोध नहीं मिलते, कोई भी यहाँ पर अवरोध के पदार्थ या अवरोध के वैसे चीज़ें नहीं पाए जाते हैं उत्तरी गोलार्ध की तुलना में, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में लगभग जो आबादी बसा हुआ है। तो इसके कारण क्या होता है, जब यहाँ से पवनी चलना स्टार्ट करती है तो वह मुख्यतः जो है 30 से 65 डिग्री के बीच अपने प्रचंड स्थिति में रहती है, यानी उनको कोई अवरोध नहीं मिलता, बिल्कुल बहते जाती है। तो इसी के कारण जब समुद्र दक्षिणी गोलार्ध में क्या करती है, 40 डिग्री के पास पहुंचती है तो उसे क्या कहते हैं, ये दहाड़ता चालीसा कहते हैं। और वही पवन दक्षिणी गोलार्ध में जब 50 डिग्री के पास पहुंचती है तो भयंकर पचासा कहते हैं। जब वही पवन दक्षिणी गोलार्ध में 60 डिग्री पर चलती है तो उसे चीखता साठा कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में पश्चिमी पवन, ओनली दक्षिणी गोलार्ध में। क्यों दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा में दक्षिणी गोलार्ध में अवरोध नहीं है, इसके कारण दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा दहाड़ती चालीसा। अभी हम लोगों ने देखा दहाड़ती चालीसा क्या था कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होने पर उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा में अवरुद्ध ना होने के कारण, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग है, पर्वत पठार सभी हैं। वहीं देखिएगा फ्रांस में आल्प्स पर्वत, इधर आ जाइए रॉकी पर्वत, फिर उधर आ जाइए यूरोप में आ जाए वासेस, ये सभी पर्वतें, फिर हिमालय, तो ये सभी अवरुद्ध हैं। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में अवरुद्ध ना होने के कारण पवनी अपने प्रचंड स्थिति में रहती है और जो 40 डिग्री के पास पहुँचती है तो उसको क्या कहते हैं, दहाड़ता चालीसा। 50 डिग्री अक्षांश के पास ओनली दक्षिणी गोलार्ध में, तो वो हो जाएगा दहाड़ता चालीसा, 40 डिग्री में हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए भयंकर पचासा। पचासा यानी दक्षिणी गोलार्ध में क्या करेगी, जब वह 50 डिग्री के पास पहुंचेगी यानी दक्षिणी गोलार्ध में, तब वह भयंकर पचासा के नाम से जानी जाएगी। 7-10 में देख लीजिए चीखता साठा पवन प्रवाहित होती है। चीखता साठा कब, जब भी बढ़ेगा दक्षिणी गोलार्ध में। क्यों दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में अवरुद्ध नहीं है, यानी स्थलीय अवरोध का अभाव है। तो यह हो जाएगा चीखता साठा 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में हो जाएगा। कहाँ दक्षिणी अक्षांश, यह डी में है। आशा करते हैं इससे रिलेटेड चीखता साठा, चीखता पचासा, दहाड़ता चालीसा कभी भी आपसे प्रश्न में गलती नहीं होगा अगर पूछ दिया जाए तो। कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट 11 में देखिए मानसून शब्द का तात्पर्य क्या है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। मानसून शब्द का तात्पर्य क्या है, हवाओं का सदैव एक ही ओर बहना, हवाओं का बहुत तेजी से बहना, हवाओं का बहुत धीमी गति से बहना, हवाओं के रुख का बदलना। देखिए मानसून शब्द का जो है इसके बारे में जो है अरब भूगोलविद थे जो अल मसूदी ने बताया कि मानसून मुख्यतः क्या होता है। उन्होंने बताया कि धरातल पर हुए सभी पवनें जो मौसम के अनुसार पूर्ण परिवर्तन होती है वो मानसून कहलाती है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि भारत में मानसून क्या आ रहा था, दक्षिणी पश्चिम मानसून आ रहा था। दक्षिणी पश्चिम मानसून आने का कारण क्या था, पूर्वी जेट स्ट्रीम देखा था जो क्या करती है जो नीचे जो पामीर ये तिब्बत का पठार है वह अत्यधिक उच्च भूमि वहाँ निम्न दाब का निर्माण करती है। क्यों निम्न दाब का निर्माण करती है, क्योंकि वह छोटे मोटे क्षेत्र में नहीं फैले हुए, लगभग मतलब कह दीजिए कि कितना किलोमीटर में, काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। ये लगभग मतलब समझिए उसका तो ऊंची, सबसे ऊंचे चोटी में आता है लगभग 5000, तो सबसे पहली बात उसकी चोटी है। और पूरा बृहद क्षेत्र आता है जहाँ पर क्या होती है, कोई भी वहाँ पर मॉइस्चराइजर यानी पानी नहीं पाया जाता, पूरा स्थलीय स्थल, तो वो प्रभावित करता है भारत के मानसून को, निम्न दाब बनाता है। जिस तरह से पूर्वी जेट स्ट्रीम फिर वो क्या करता है, वहाँ से उठने वाला निम्न दाब कटिबंध वायुमंडल में ऊपर जाकर घड़ी की सुई की दिशा में परिसंचरण कर जो पूर्वी जेट स्ट्रीम होता है उसको दो भागों में बांट देता है, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। तो फिर वही जो होती गर्म जेट स्ट्रीम जब भारत के प्रायद्वीपों से गुजरती थी तो क्या करती थी, यहाँ से जो हवाएं होती थी उसको सोख लेती थी, यानी वो पूरा उसको तप्त बना देता है। इसकी गर्मी भी उत्तरी भारत में पूरा पड़ती है, प्रायद्वीपीय भारत की तुलना में ज़्यादा, पूरा तप्त हो गया। और यहाँ पर आकर क्या हो गया, अरब सागर के पास, हिंद महासागर के पास आते आते वह नीचे की ओर आ जाती है। और फिर क्या करती, अब पवन यहाँ पर पूरा निम्न दाब हो गया, इस बृहत निम्न दाब को भरने के लिए इस हिंद महासागर अरब सागर से पवनों दौड़ पड़ती है। और ये भी एक कारण होता है कि वायुदाब पट्टियाँ उत्तरायण हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाती है, जो दक्षिण की वायुदाब पेटियाँ हैं, व्यापारिक पवनें हैं, वो विषुवत रेखा को पार करके क्या करती है, वह आगे आ जाती है। क्योंकि वायुदाब पेटियाँ खसक जाता है, क्योंकि जो उत्तरायण हो जाता है वह सूर्य की किरणें क्या होती है, उत्तर रेखा पर, कर्क रेखा पर न सीधी पड़ने लगती है। तो वायुदाब जो पट्टियाँ बना हुआ था विषुवत रेखा से वो ऊपर की ओर खिसक जाता है। तो जो पवने नीचे होते हैं, कौन पवने नीचे, यानी कि जैसे ये पवन हो गए 0 डिग्री, ये दक्षिणी गोलार्ध वाली जो व्यापारिक पवन चल रही है वो पवन क्या होती है, विषुवत रेखा को पार कर
वह आ जाती है और भारतीय महाद्वीप में इस तरह से वो मानसून का आगमन में वह क्या होती है, सहयोग करती है, जिसके कारण आप देखेंगे कि जब यह पैरेलल दिशा में तमिलनाडु यानी कोरोमंडल का तट जो पड़ेगा उसमें बारिश नहीं होगा। तो मानसून का तात्पर्य इन्होंने यह बताया कि किस तरह से मानसून होता है। अभी हम लोगों ने देखा कि इन्होंने बताया अलमसूदी ने कि वे सभी पवनें जिनकी दिशा मौसम के अनुसार क्या होती है, पूर्ण परिवर्तन आ जाता है, मानसूनी पवनें कहलाती है। तो ये करा अपने हवाओं का रुख बदलना बहुत धीमी गति से सदैव एक ही ओर बढ़ना, तो हवाओं को रुख को बदलना यही होता है। वे सभी पवनें जो क्या होती है, मौसम के अनुसार अपने आप को पूर्ण परिवर्तन कर लेती है, तो मानसून। नेक्स्ट देखिए 12 में, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाएं का क्या प्रभाव पड़ता है। अब आ जाइए कुछ पवने के बारे में जानते हैं। ये करा संयुक्त राज्य अमेरिका। याद करिए संयुक्त राज्य अमेरिका में हम लोगों ने क्या देखा था, संयुक्त राज्य में अमेरिका जैसे ये हो गया, ये देखिए है ना, ये उत्तरी अमेरिका हो गया। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में चिनूक हवाएं, ये ध्यान में रखिए, रॉकी पर्वत पर बहती है। रॉकी पर्वत किधर, पश्चिम से आती है। जब पश्चिम से ये चढ़ती है तो स्वाभाविक सी बात है, हम लोगों ने जाना कि जैसे ही पवन पहाड़ों पर चढ़ती है उस दरमियान में जब ऊपर उठती है तो ठंडी होती है। ठंडी होने के कारण एक दूसरे के कण नज़दीक में आते हैं, क्रिस्टल बनते हैं, ठोस बनते हैं, और अपना भार आकृति बड़ा होने के कारण वो नीचे गिरने लगती हैं, वो पिघलकर बर्फ बन जाते हैं, बूंदों के रूप में बारिश होती है। तो उसी प्रकार चिनूक पवन भी यहाँ से उत्तरी गोलार्ध में चलती है। जब ये चढ़ती है उसके बाद जब ये नीचे उतरती है यानी कि पूर्वी क्षेत्रों में जब बहना स्टार्ट करती है तो गर्म में वो शुष्क हो जाती है। तो ये हो जाएगा जो क्या करती है चिनूक हवाएं, तो जाड़े के तापमान को बढ़ा देती है। यानी कि जाड़े के तापमान को नहीं, ये क्या करती है, जो जाड़े के तापमान होता है ना उसको, सही बात है, उसमें क्या करती है, थोड़ा ये ग्रोथ ले आती है। तो ये क्या करती है चिनूक पवनें, ये गर्म होती है ना। इस चिनूक पवने के कारण क्या हो जाता है, जो बर्फ़ होता है, बर्फ़ जमा होता है, वह भी पिघल जाता है, वह काफ़ी सुहावना होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, जब ये पवन बहती है चिनूक पवन, कहाँ ये बह रही है, रॉकी पर्वत से होकर, तो ये कहाँ जाएगी, आप ध्यान में, ये कोलोराडो से लेकर ऊपर में कनाडा तक जाएगी। तो ये ध्यान में रखिएगा, इसका इस तरह से विस्तार होता है। और इस जो चिनूक पवन होता है, इस चिनूक पवन को हम लोग क्या कहते हैं, हिमभच्छी पवन भी कहते हैं। हिमभच्छी पवन इसलिए कहा जाता है चिनूक पवन को क्योंकि ये क्या करती है, जो पूर्वी ढलानों पर जो मतलब ये बर्फ़ होता है ना, ये जो बर्फ़ होता है इस बर्फ़ को पिघला देती है, और जिसके कारण बर्फ़ पिघल जाने के कारण शीतकाल में भी हरी भरी घासें आ जाती है, जो पशुपालन के लिए काफ़ी उपयुक्त है। इसलिए यहाँ इस क्षेत्र में पशुपालन भी होता है। देखिए ये जलवायु क्या करती है, हर क्षेत्र को एक अलग कल्चर, एक अलग सभ्यता प्रदान करती है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, चिनूक चल रहा है, गर्म हवा आ रहा है, गर्मी में भी ठंड में भी वहाँ पर क्या हो रहा है, वो घास आ रहा है। एक तरह से अनुकूल वातावरण मिल रहा है चारगाह के लिए। नेक्स्ट देखिए 13 में, आल्पस पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली शुष्क एवं स्थानीय पवनें। देखिए ऊपर चर्चा किए थे ना, कौन, रॉकी पर्वत, रॉकी पर्वत है वहीं जो बह रहा था चिनूक पवनें, इसलिए उसको हिमभच्छी पवन भी कहते हैं, क्योंकि जब वो पवन आती है तो जो क्या होते हैं, गर्म और शुष्क पवन होती है, कौन, चिनूक पवनें, ऊपर जो चर्चा किए थे। गर्म में वो शुष्क होती है, हिमभच्छी भी कहते हैं, जो दक्षिण में कोलोराडो से उत्तर में लेकर कनाडा तक क्या करती है, यह बहती है, प्रवाहित होती है, बर्फ को पिघला देती है, चारगाह को मतलब मुक्त कर देती है बर्फ से, है ना। तो ये था रॉकी पर्वत में ही हम लोग देखे थे देनाली और मैकेनली, उसी को था, उसको पहले मैकेनली कहा जाता, दनाली था, मैकेनली नाम पड़ा, जिसका 6194 मीटर उसकी ऊंची चोटी थी उत्तरी पर्वत का। जब हम लोग ये पढ़े थे, चट्टान पढ़ रहे थे ना, उसमें भी हम लोग चर्चा किए थे, चट्टान में किए थे, पर्वत पठार में भी हम लोग उसकी चर्चा किए थे। अब आल्पस पर्वत, अब बात याद करिए, आल्पस पर्वत कहाँ है, आल्पस पर्वत था फ्रांस, फ्रांस कहाँ, जो यूरोप में पड़ता है, इसकी भी चर्चा हम लोग किए थे कि आल्पस पर्वत है जो फ्रांस में है, अवस्थित है। एक दक्षिणी आल्पस था जो इधर न्यूजीलैंड में था। तो देखिए कह रहा आल्पस पर्वत, तो आल्पस पर्वत हम लोगों ने जाना यह फ्रांस में है। अब जो वही कह रहा है कि आल्पस पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली, ये इस तरह से फ्रांस हुआ ना, ये यहाँ पर आल्पस पर्वत है, तो इसके उत्तरी भाग में, ये हो गया उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग नीचे हो गया, बहने वाली शुष्क एवं स्थानीय पवन की। देखिए जो आल्पस पर्वत है इसमें जो ये दक्षिण की ओर से जब पवनें आती है तो उतर कर नीचे जो होती है, यह पवन क्या होती है आल्पस पर्वत का, यह भी गर्म एवं शुष्क पवनें होती है आल्पस पर्वत की। ये क्या करती है मुख्यतः जो होता है, ये हो गया फ्रांस, हो गया स्विट्जरलैंड, यही बगल में है, ये स्विट्जरलैंड और फ्रांस के लिए मतलब उसको काफ़ी प्रभावित करती है। तो ध्यान में रखिएगा, इस पवन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्शन में चिनूक, चिनूक तो अभी हम लोग चर्चा कर लें, संयुक्त राज्य अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, तो इस पवन को फॉन पवन कहते हैं। कौन सा पवन है, यह फॉन है। अब फॉन कौन सा पवन है, यह भी गर्म एवं शुष्क पवनें हैं। अब खमसीन आगे पढ़ेंगे हम लोग, सिरोक भी आगे पढ़ेंगे। ये सिरोक क्या होगा, यह आपको मिलेगा जो प्रभावित करेगा, सिरोक पवनें इटली को भी प्रभावित करेगा और स्पेन को भी प्रभावित करेगा।
चर्चा आगे करेंगे। खामसीन जो है यह मिस्र में बढ़ेगा, यह भी गर्म एवं शुष्क पवनी है। नेक्स्ट 14 में देखिए अर्जेंटीना के पंपास। अब अर्जेंटीना कहाँ, ये तो हो गया उत्तरी अमेरिका। देखिए थोड़ा सा आप मैप पे नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ थोड़ा उतना अच्छा से नहीं बना। ये तो हो गया उत्तरी अमेरिका और यहाँ से हो गया ये दक्षिणी अमेरिका। अब दक्षिणी अमेरिका में ये हो गया अर्जेंटीना और इधर हो गया चिली, इधर हो गया उरुग्वे। तो वही कह रहा है अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर से प्रचंड वेग से चलने वाली, इधर से उरुग्वे की ओर से प्रचंड वेग से चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहा जाता है, उसको पैम्पीरा कहा जाता है। पैम्पा सही है, तो ध्यान में रखिएगा। यह क्या होती है अर्जेंटीना, जो अर्जेंटीना है ना, और बगल में ये हो गया चिली हो गया, है ना, वहीं से उरुग्वे की ओर से बहती है तो उसको पैम्पीरा कहते हैं। ये हरमट्टन कहाँ बढ़ेगा, ये सहारा रेगिस्तान में बढ़ेगा। देखेंगे हरमट्टन की भी हम लोग चर्चा करेंगे। यह डॉक्टर हवा के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट 15 में आ जाइए। 15 में कह रहा है न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में उतरने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी स्थानीय हवा को क्या कहते हैं। काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। अब न्यूजीलैंड कहाँ है, आप देखिए पूरा मानचित्र में आप जाएंगे तो ये आपको जैसे ये पृथ्वी है ना, यहाँ पे न्यूजीलैंड मिलेगा, है ना। तो न्यूजीलैंड में क्या था, दक्षिणी आल्प्स पर्वत भी था, वो भी हम लोग चर्चा किए थे, याद दिला रहे हैं, जो पर्वत पठार मैदान में हम लोग पढ़े थे। तो न्यूजीलैंड का उच्च पर्वतीय क्षेत्र में उतरने वाली गर्म एवं शुष्क एवं धूल भरी हवा को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। देखिए ये जो पवनी होती है गर्म शुष्क एवं धूल भरी होती है, इसको नार्वेस्टर कहते हैं। अब आपके मन में नार्वेस्टर तो आप बताए थे, इंडियन ज्योग्राफी में चर्चा हुई थी तो नार्वेस्टर बताए थे कि जो नार्वेस्टर है जो बंगाल, असम और बिहार में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है, मुख्यतः वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, वो अगर आप देखेंगे तो नार्वेस्टर को क्या कराएगा, भारत में काल बैसाखी के नाम से मुख्यतः पश्चिम बंगाल में जाना जाता है। फिर उसमें आम्र वर्षा भी आया था जो केरल और महाराष्ट्र में हो रहा था, जो आमों को पकाने में सहयोग कर रहा था। तो ये तो था न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्र में उतरने वाली गर्म व शुष्क हवा, वो नार्वेस्टर था। अब सांटाना, ये सांटाना कहाँ बनेगा, कैलिफोर्निया में बनेगा, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ब्रिक फिल्डर भी है, टैमरोंडो भी है। नेक्स्ट 16 में देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर रॉकी पर्वत को पार करके उसके नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को किस नाम से जानी जाती है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब देखिए करा ये संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट के प्रारंभ से होकर, अब संयुक्त राज्य अमेरिका ये हो गया, पहले अब आ जाइए उत्तरी अमेरिका, उत्तरी रहा। अब संयुक्त राज्य अमेरिका के रॉकी पर्वत ये हो गया, यहाँ रॉकी पर्वत फैला हुआ है, उसके रॉकी पर्वत को पार करके, अब रॉकी पर्वत को पार करके नीचे, इधर से रॉकी पर्वत को पार किया, नीचे करके शुष्क पवन पर। अब ये शुष्क पवन हम लोगों ने देखा था कि दक्षिण में कैलोरिडो से लेकर उत्तरी में कनाडा तक फैला हुआ है, जो क्या कर रही है, गर्म एवं शुष्क हवा है, जो क्या कर रही है, जो मैदानी भागों में जो बर्फ जमा हुआ था उस बर्फ को पिघला देती है, जिसके कारण इसे हिमबच्ची भी कहा जाता है, जो क्या होता है चारागाह के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि ठंडे के मौसम में भी घास निकल आते हैं, तो इस वजह से यहाँ पशुपालन ज़्यादा होता होगा, तो ये चिनूक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 17 में हम लोग आ जाइए, सुमेलित करना है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। खामसीन है, बिल्कुल गर्म एवं शुष्क हवाएं हैं, यह मिस्र में बहती है। ये जो मिस्र में बहती है ना खामसीन, ये मुख्यतः कुछ सहारा रेगिस्तान से भी प्रभावित होती है। सिरोक होता है, ये क्या होता है, ये इटली में बहती है। अब ये सिरोक क्या है भाई, सिरोक पवन की हम लोग चर्चा आगे करेंगे कि जो सिरोक पवन है ये सहारा रेगिस्तान से उठती है गर्म होते हुए, और ये क्या करती है, इटली और स्पेन को प्रभावित करती है, और वह जो सिरोक पवनें होती है इसे रक्त वर्षा के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है रक्त वर्षा के रूप में सिरोक पवनों को, क्योंकि यह जब सहारा रेगिस्तान से उठकर जब आगे बढ़ती है भूमध्य सागर होते हुए, तो अपने साथ वह रेत का कण लेकर जाती है, उस रेत का कण लाल होने के कारण बारिश के साथ वो नीचे आती है, इसके कारण लाल वर्षा भी कहा जाता है। चिनूक कहाँ था, अभी चर्चा की, चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका में, चीन में नहीं है। और गिबिली लीबिया सही है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत मिलान है। चिनूक गर्म में शुष्क खबरें हैं, हिमबच्ची पवने भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये बर्फ को क्या करती है, पिघला देती है, और ठंडे मौसम में भी वहाँ पर घासें उग जाती है, जो चारागाह के लिए उपयोगी होता है। 18 में आ जाइए, यूरोप में जूरा पर्वत से जिनेवा झील की तरफ रात्रि में चलने वाली शीत एवं शुष्क पवनों को किस नाम से जाना जाता है। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब करा यूरोप में, याद करिए यूरोप के जूरा पर्वत, ये जूरा पर्वत जो है ना, ये देखिए यहाँ पर जो फ्रांस यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया स्विट्जरलैंड, तो ये जो फ्रांस स्विट्जरलैंड है ना, इसका यहीं से भाग इसका फैला हुआ है जूरा पर्वत का। तो ये मुख्यतः जो आल्पस पर्वत है, आल्पस पर्वत का ये जो भाग है, उत्तरी भाग है जूरा, वही जूरा पर्वत से जिनेवा झील की, जिनेवा झील कहाँ है, तो जिनेवा झील भी फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर ये झील है। स्वच्छ पानी का सबसे बड़ा झील वहाँ जाना जाता है ये, क्योंकि इसका 60% भाग स्विट्जरलैंड में है और 40% शायद फ्रांस में, यही है। तो वही ये जूरा पर्वत और जिनेवा झील के बीच रात्रि में चलने वाली शीतल एवं शुष्क पवन को किस नाम से जाना जाता है, यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। सेलेनी है, मिस्ट्रल है, जोरान है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 18 है।
तो क्या हो जाएगा जुरान हो जाएगा, जोरान हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 19 में आइए। 19 में हम लोग देखते हैं, रॉकी पर्वत की पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है? यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों, अभी तो यह आदि हो गया कि उत्तरी अमेरिका में आ जाइए, रॉकी पर्वत ये हो गया, रॉकी पर्वत के इधर पूर्वी ये किधर से आया, पश्चिम भाग से ये पवनी आती है। जब पवनी ऊपर चढ़ती तो वहाँ बारिश भी कराती है, लेकिन पूर्वी ढालों पर स्वाभाविक से कोई भी पवन देखिए कि जब वो छाया वृष्टि में आ रहा है, यानी रेन शेडो में जो भी पवन आ रहा है वो थोड़ा शुष्क हो रहा है, वो क्योंकि वो पानी तो पहले गिरा चुकी होती चढ़ने के दरमियान में, तो वह उतना बारिश नहीं करवा पाती है। तो पूर्वी ढालों पर उतरती है संयुक्त हवा में अमेरिका, कनाडा में इसको क्या कहा जाता है? उसको चिनूक कहा जाता है, जो दक्षिण अमेरिका के कैलोराडो से ऊपर में कनाडा तक फैली हुई है। और हिमभच्छी पवनी भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करती है? बर्फ को पिघला देती है और ठंड के मौसम में वहाँ पे घासें भी उग जाती है मैदानी भाग। नेक्स्ट, निम्न में से कौन ठंडी हवा नहीं है? अब ठंडी हवा, अब पहले ये चीज़ आपको मालूम करना। देखिए, मिस्ट्रल क्या था? मिस्ट्रल एक ध्रुवीय हवा है। ये ध्रुवीय हवा जो ध्रुव की ओर से आती है, और ये हो गया, क्या हो गया? यह हो गया फ्रांस, हो गया फ्रांस के नीचे स्पेन हो गया, तो ये स्पेन और फ्रांस को प्रभावित करती है। अब बोरो क्या है? चलिए, बोरो भी अच्छा प्रश्न है। अब बोरो आ जाइए, ये तो फ्रांस हो गया, ये सॉरी हाँ फ्रांस हो गया, नीचे स्पेन हो गया। अब ये हो गया इटली हो गया। अब इटली के बगल में इधर है एड्रियाटिक सागर है ना। इस एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर मुख्यतः जो यूगोस्लाविया और इटली को यह प्रभावित करती है बोरो, यह भी उसी के ऐसा ठंडी पवन है। चलिए, दो तो हो गया, ये हो गया। अब खमसीन क्या है? खमसीन अभी हम लोगों ने देखा था, ये खमसीन कहाँ बह रहा था? ये खमसीन गर्म एवं शुष्क हवा जो मिस्र में बह रहा था। और यही बिलजार्ड है जो क्या है? ठंडी हवा नहीं है। अच्छा, ठंडी हवा नहीं है, गर्म एवं शुष्क हवा है, यह भी है। ठंडी स्थानीय हवा नहीं है, यह भी था ठंडा, बोरो भी ठंडा और बिलिजार्ड भी ठंडा। तो खमसीन हो जाएगा ना। खमसीन ये गर्म हवाएं, गर्म एवं शुष्क हवाएं, यह मुख्यतः कहाँ होती है? यह मिस्र में चलती है। और आपके बिलिजार्ड, ये बिलिजार्ड भी ध्रुवीय पवन है ना, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। ये ध्रुवीय पवन मुख्यतः साइबेरिया क्षेत्र में प्रभावित करती है। नेक्स्ट 21 में आ जाइए, निम्न में से कौन ठंडी हवा? अभी ऊपर हम लोगों ने देखा कि ठंडी हवा नहीं है, जिसमें ठंडी हवा था, अब करा ठंडी हवा नहीं। अब देखिए, मिस्ट्रल तो ठंडी हवा है, बोरो ठंडी हवा। अब मिस्ट्रल कहाँ बह रहा था? अब याद करिए, जो मिस्ट्रल हवा था यह मुख्यतः क्या हो रहा था? मुख्यतः जो इटली और फ्रांस नहीं, इटली और स्पेन को प्रभावित कर रहा था। मिस्ट्रल हवा नहीं, इटली या फ्रांस, इटली को नहीं प्रभावित करेगा। मिस्ट्रल हवा ध्रुवीय पवन है, और ध्रुवीय पवन जैसे ही आएगा तो इधर फ्रांस मिलेगा, उसको स्पेन मिलेगा, फ्रांस स्पेन को प्रभावित करेगा। और जबकि बोरो पवन था, बोरो हम लोगों ने देखा था, ये किसको प्रभावित कर रहा था? बोरो पवन, बोरो जो था वह एड्रियाटिक सागर था, है ना। वो एड्रियाटिक सागर में बोरो हो रहा था। एड्रियाटिक ये हो गया, इटली हो गया, ये एड्रियाटिक सागर हो गया। तो एड्रियाटिक सागर के इटली और मुख्यतः यूगोस्लाविया, इटली हुआ यूगोस्लाविया को प्रभावित कर रहा था कौन? बोरा, ये भी ठंडी पवन था। पेम्पेरो कहाँ था? वह अर्जेंटीना में बह रहा था, ये भी ठंडी पवन था। तो उपयुक्त सभी ठंडी पवन हैं, तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट 22 में देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सिवाय स्विट्जरलैंड में उत्तरी अलास्क के विमुख ढाल पर बहती? काफ़ी अच्छा प्रश्न। आज ये स्विट्जरलैंड, फ्रांस आ जाते हैं, फ्रांस के बगल में स्विट्जरलैंड है यहाँ पर। अब कर उत्तरी आल्प्स में ये आल्प्स पर्वत है, उत्तरी आल्प्स के विमुख जो बहती है, तो वही हम लोगों ने देखा था। क्या होता है? जब पवने दक्षिण से आल्प्स पर्वत को पार कर नीचे उतरती है तो क्या हो जाती है? वह पवने कौन पवन प्रकार? वह सिरोक पवने होती है, जो मुख्यतः किसको प्रभावित करती है? मुख्यतः स्विट्जरलैंड और फ्रांस को। नेक्स्ट देखिएगा, चिनूक है, क्या है? चिनूक एक स्थानीय हवा है जो कहाँ पड़ती? उत्तरी अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। तो ये स्थानीय हवा बोलिए, बिल्कुल सही होगा। सनातनी हवा तो नहीं होगा, ये स्थायी पवन था, जिसमें पछुआ पवन आ जाएगा, व्यापारिक पवन आ जाएगा, फिर ध्रुवीय पवन आ जाएगा। तो यह स्थानीय पवन उपयुक्त है। कहाँ बहती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, इसे हिमभच्छी पवन भी कहते हैं। नेक्स्ट 24 में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब देखिए, फॉन आल्प्स पर्वत, अब क्या फॉन आल्प्स पर्वत पर बह रहा था? याद करिए, फॉन, बिल्कुल सही बात है। फॉन जो था वो आल्प्स पर्वत ही बह रहा था। कैसे? अब देखिए, आल्प्स पर्वत को पार कर फॉन पवने हैं जो क्या कर रही थी? वह इटली और इधर जो स्विट्जरलैंड था, फ्रांस और स्विट्जरलैंड, इटली नहीं, फ्रांस और स्विट्जरलैंड को वो प्रभावित कर रही थी। तो क्या हो जाएगा? फॉन हो जाएगा। यह क्या हो रही थी? दक्षिणी भागों से चढ़कर उत्तरी ढालों पर
वह नीचे की ओर उतर रही थी और गर्म एवं शुष्क पवनें भी थी। क्लियर। अब आ जाइए बोरो। क्या बोरो पोलैंड में था बोरा? ये तो गलत लग रहा है थोड़ा। चलिए आगे बढ़िए। मिस्ट्रल राइन घाटी। अब मिस्ट्रल पवनें कहाँ बह रही थी? मिस्र में बह रही थी। अब मिस्ट्रल पवनें ये जो मिस्र में बह रही थी, अब राइन घाटी कहाँ है? फ्रांस हुआ स्पेन में। अब याद करिए जो मिस्ट्रल है यह मुख्यतः क्या कर रही थी? ध्रुवीय पवन थी जो ध्रुव की ओर आ रही थी स्पेन और फ्रांस को, तो वही राइन घाटी यहाँ पर है। तो ये राइन घाटी दिया हुआ है, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है, ये चलेगा। क्लियर। अब है खमसीन। खमसीन बिल्कुल गर्म और शुष्क पवने, लेकिन बोरा पवने थी जो कहाँ हो रही थी? ये इटली हो गया, इटली के बगल में एड्रियाटिक सागर हो गया, एड्रियाटिक सागर के यही बगल में जो सर्बिया है ना, सर्बिया के वही सर्बिया जो है वो यूगोस्लाविया के बीच है, तो मुख्यतः पोलैंड में नहीं, वह इटली और यूगोस्लाविया को प्रभावित कर रही है। नेक्स्ट देखिए 25 में आ जाइए। सुमेलित करना है। अब स्थानीय हवा है और दिशा है, यह भी हम लोग बनाते हैं। चिनूक। चिनूक कहाँ बह रहा था? उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत को पार करके। रेणुक पर्वत को जब पूर्वी ढालों से चढ़ रहा था तो बारिश करवाया पश्चिमी ढालों पर। पूर्वी ढालों में जैसे आएगा तो गर्मी में शुष्क होगा, हिमबच्चे कहेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में चलेगा। सही बात है। सी रॉक में आ जाइए। सी रॉक क्या था? अब ऑप्शन में है, अब देखिए याद करिए। सी रॉक पवन, सी रॉक कहाँ उठ रहा था? सिरॉक पवने था। चलिए सिरॉक आगे बढ़िए। ब्रिक फील्ड में आ जाइए और मिस्टल में आ जाइए। मिस्टल पवन कहाँ था? यह मिस्र में तो बह रहा था। मिस्टल पवन ये मिस्र से उठ रहा था और किसको प्रभावित कर रहा था? मिस्टल पवन यह मुख्यतः इटली को प्रभावित कर रहा था। मिस्टल पवन और किसको प्रभावित कर रहा था? फ्रांस और स्पेन को प्रभावित कर रहा था। और सिरोक पवन क्या हो जाएगा? सिरोक पवन हो जाएगा। अब देखिए सिरोक पवन कहाँ उठा? गर्म एवं शुष्क पवन था सिरोक पवन। हाँ याद करिए, यही सिरोक पवन है जो सहारा मरुस्थल रेगिस्तान से होकर जब चलती है तो वह कहाँ जाती है? वह पवनें किसको प्रभावित करती है? वह मुख्यतः रूप से वह इटली और इसको फ्रांस को प्रभावित करती है ना। तो सिरोक पवनें क्या हो जाएगी? वह हो जाएगा सिरोक पवनें जो इटली और फ्रांस को, तो ये हो जाएगा मिस्टल पवनें क्या हो जाएगा? वह फ्रांस ही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? नहीं सॉरी, मतलब एक बार फिर से देखिए। चिनूक तो क्लियर है, सिरोक में हम लोग कन्फ्यूज हो रहे थे। सिरोक पवन क्या था? यह सहारा रेगिस्तान से उठने वाली गर्म एवं शुष्क पवनें थी जो भूमध्य सागर होते हुए इटली एवं स्पेन में क्या करवा रही थी? यह बारिश भी करवा रही थी, जिसके कारण इसे रक्त वर्षा भी कहा जाता था। रक्त वर्षा इसलिए क्योंकि यह सहारा से जो क्या होती थी, रेत उठाकर लाती थी, वो लाल होता था जब बारिश के रूप में, इसे रक्त वर्षा भी कहा रहा था। तो यह मुख्यतः इटली और स्पेन को प्रभावित कर रही थी। तो इटली है, स्पेन तो नहीं, इटली होगा। चलिए मिस्टल ये क्या है? ध्रुवीय पवन है, तो फ्रांस को भी प्रभावित कर रहा था और स्पेन को भी प्रभावित कर रहा था, तो ऑप्शन में फ्रांस है, इसलिए फ्रांस होगा। अब ब्रिक फील्डर बच गया, वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्लियर। तो अगर आपको क्लियर हो कहाँ से कौन पवने अच्छा से, अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट 26 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्थानीय पवन इटली में रक्त वर्षा के रूप में जानी जाती है? अभी हम लोग चर्चा किए थे क्या कि जो सिरोक पवनें हैं वह कहाँ होती है? सहारा रेगिस्तान से गर्म होकर शुष्क होकर वो भूमध्य सागर होते हुए क्या करती है? वह इटली में, इटली इधर हो गया और ये फ्रांस हो गया, नीचे स्पेन हो गया, तो ये क्या करती है? इटली और स्पेन को मुख्यतः प्रभावित करती है और यहाँ पर वह बारिश करवाती है और इस बारिश के रूप में वह जो लाल कण होती है रेत का, वो अपने साथ लेकर आती है और जब ये नीचे गिरती है तो लाल दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे लाल वर्षा भी, रक्त वर्षा भी कहा जाता है। रक्त वर्षा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह जो कण होता है सारा रेगिस्तान का, वो लाल होता है। तो ये कौन सा पवन? ये हो जाएगा सिरोक पवन। प्रभावित किसको किया? इटली को किया और स्पेन को किया। 27 में आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन स्थानीय पवन हिमबच्ची पवन है? अभी हम लोग चर्चा किए चिनूक पवन है जो उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत को पार करके पूर्वी भागों में बारिश कराते हुए पश्चिमी भागों में, पूर्वी भागों में उतरती है और कैलोरीडो के ऊपर में कनाडा तक जाती है और वो क्या करती है? बर्फ को पिघला देती है, जिसके कारण ठंड के मौसम में भी क्या हो जाता है? वहाँ पर घासें उग जाती है जो चारागाह के लिए उपयोगी है, चारागाह की दृष्टि से, इसलिए वहाँ पशुपालन ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में होता है। वह हिमबच्ची पवन क्या कराती? चिनूक है। फौन पवन क्या था? फौन पवन याद करिए, ये आल्पस पर्वत के क्या हो रहा था? उत्तरी भाग में बह रहा था, दक्षिणी भाग को पार करते हुए। हरमट्टन क्या था? हरमट्टन अभी हम लोग चर्चा करेंगे, सारा रेगिस्तान में बढ़ेगा या पूरब या उत्तर पूरब से होकर पश्चिम की ओर बढ़ेगा और यह कौन सा घाटी? गिन्नी की घाटी पर। इसको डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाएगा। क्यों? क्योंकि वह क्या करेगा? डॉक्टर हवा की जो गर्म है, गर्म वो जो गर्म पवने हैं ना, वो उसको थोड़ा क्या करेगा? शुष्क और आर्द्र बना देगा।
सिरोक पवन क्या था? सिरोक पवन, इसको रक्त वर्षा के रूप में जाना जाता था, जो इटली और इधर हो गया इटली हो गया, इधर हो गया स्पेन हो गया, प्रभावित करता है। 28 में देख लिए, निम्नलिखित में से कौन स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु, आ ही गया प्रश्न कि डॉक्टर वायु कहा जाता है। तो वह जो पवन है हरमट्टन, हरमट्टन कहाँ चलती है? यह हरमट्टन जो पवनें हैं वह सहारा रेगिस्तान में चलेगी। यह पवनें क्या करेगी? पश्चिम से या उत्तर पूरब से, ये पूरब से या उत्तर पूरब की ओर से पश्चिम दिशा में चलेगी, हरमट्टन पवन। अब ये क्या होगा? ये हरमट्टन पवन जब गिनी के तट पर आएगी तो क्या करेगी? जब ये गिनी के तट पे आएगी तो वहाँ पर क्या करेगी? उस पवन को डॉक्टर हवा के रूप में क्या होगा? जाना जाएगा। इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो वायु होता है ना हरमट्टन, वो क्या करता है? गर्म तथा शुष्क है, जिससे अफ्रीका के पश्चिमी तट पर उष्ण एवं आर्द्र जो वायु होता है उसमें शुष्कता ला देती है। जो पूरा गर्म होता है ना उसमें थोड़ा ये शुष्क ला देती है, जिसके कारण इस मौसम को सुहावना और स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट 29 में आ जाए। 29 में करा, निम्नलिखित में से कौन स्थानीय पवन अफ्रीका में गिन्नी के लोगों को आर्द्र मौसम से राहत प्रदान करती है? यही है गिन्नी के। देखिए गिन्नी का जो तट है, इसलिए इसको गिन्नी का तट भी कहा गया। वो जो आ जाती है ना साइड में, कहाँ? सारा रेगिस्तान के, जो सारा रेगिस्तान है, तो सारा रेगिस्तान अफ्रीका में है ना। तो ये क्या होता है? देखिए अब भाई ध्यान से पढ़ते देखते हैं उसको। गिनी के लोगों को आर्द्र मौसम के लिए राहत का कौन प्रदान करता है? वह आर्द्र हरमट्टन प्राप्त करता है। क्यों हरमट्टन प्राप्त करता है? अभी इसे समझिए। अब सारा रेगिस्तान में क्या होता है? यह पूरब से या उत्तर पूरब की ओर चलने वाली क्या होती है? गर्म एवं शुष्क पवनें होती है। और जब यह गिनी के तट पर पहुंचती है तो वह जो पवनें होती है ना, कौन पवनें? जो उष्ण एवं आर्द्र जो हवा होता है उसमें थोड़ा ये शुष्कता ला देती है, जिससे मौसम क्या हो जाता है? सुहावना और स्वास्थ्यवर्धक हो जाता है। इस कारण गिनी के तट पर इसे डॉक्टर हवा के रूप में जाना जाता है। किसको? हरमट्टन को। मिस्ट्रल क्या था? मिस्ट्रल जो था अभी हम लोगों को देखा, जो इटली को प्रभावित किया और इधर स्पेन को प्रभावित किया। खामसिन जो मिस्र में बह रहा था। सीमुक क्या था? सीमुक हम लोग चर्चा किए हैं। ये तो सीमुम है, लेकिन सीमुक होता है, चीनुक होता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। नेक्स्ट 30 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म स्थानीय पवन कैलिफोर्निया के फल के बगीचों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है? देखिए क्या होता है, थोड़ा समझिए। ये सांता आना है ना, सांता आना। ये क्या होता है? इसका जो मुख्यतः विकास रॉकी पर्वत और साइदा नोएडा ये भी कैलिफोर्निया में है। साइदा नोएडा जब हम लोग ब्लॉक पर्वत पढ़े थे ना, उसमें इसकी चर्चा हुई थी। उसमें और बॉसजेट पर्वत जो था, ये सभी क्या रहे थे? ब्लॉक पर्वत में आ रहा था। ब्लॉक पर्वत यानी भ्रंश में, भ्रंश कारण जो तनाव के कारण जो खिंचाव आ रहा था, खिंचाव के कारण जो भूमि ऊपर उठा हुआ था, उसी को क्या कहा जाता था? ब्लॉक पर्वत कहा जाता था या अवरोध पर्वत कहा जाता था। ये सभी नामों से उसे जाना जाता था। उसी में चर्चा हुआ था सांता आना। तो वही होता है रॉकीज पर्वत और सांता आना के बीच में जो उच्च घाटी है, यहाँ से पवनें उच्च दाब यहाँ का निर्माण करती है। और जब वह नीचे की ओर आती है, तो जब वह रेगिस्तान से गुजरती है ना, तो काफ़ी शुष्क एवं मतलब गर्म हो जाती है, शुष्क और पूरा गर्म हो जाती है। इसके कारण वो क्या करती है? जब जंगलों से गुजरती है तो वह उसके लिए ईंधन का काम करती है, और इसमें शुष्क होने के कारण वो आग लगा देती है। मुख्यतः जो बोला जाता है इससे काफ़ी नुकसान होता है। तो वही करा फल के बगीचों के लिए वो काफ़ी नुकसान होती है। तो सांता आना हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए 31 में है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय पवन मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्र से यूगोस्लाविया और एड्रियाटिक तट की ओर प्रवाहित होता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब ये देखिए कह रहा है कि मध्य यूरोप में। अब आ जाइए यूगोस्लाविया एड्रियाटिक तट। एड्रियाटिक तट कहाँ था? ये तो हो गया आपका फ्रांस हो गया, फ्रांस के नीचे स्पेन हो गया, इधर इटली हो गया, ये इटली हो गया। अब यहीं पर एड्रियाटिक सागर है, एड्रियाटिक तट है, और यहीं पर सर्बिया और यूगोस्लाविया है। तो वही कह रहा है पर यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट कोई और प्रभावित करता है। ये कौन सा पवन होता है? ये होता है बोरो। ये भी क्या है? ये मिस्ट्रल की तरह ही यह भी ठंडी हवाएं हैं, जो यूगोस्लाविया को भी प्रभावित करेगा, इटली को भी प्रभावित करेगा। क्लियर? आशा करते हैं आप भूलेंगे नहीं। मिस्ट्रल भी ठंडे वो शुष्क हवा जो मुख्यतः इधर से चलेगी, ध्रुव की ओर से चलेगी, और फ्रांस और स्पेन को प्रभावित करेगी। नेक्स्ट देखिए, पछुआ पवन हवाएं हैं जो बहती। अब देखिए पछुआ पवन की चर्चा आ गया। अभी हम लोगों ने जब फर्स्ट क्वेश्चन चर्चा हुई थी तो हम लोगों ने जाना था व्यापारिक पवन। आज ये पछुआ पवन जानते हैं। 0 डिग्री विषुवत रेखा पर क्या बना? निम्न दाब बना। 30 डिग्री पर गए तो क्या हो गया? उच्च दाब बना। इसलिए इसे उपोष्ण कहें। उपोष्ण नामकरण क्यों पड़ा? क्योंकि इधर से गर्म वायु भी, नीचे से कुछ गर्म वायु भी यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ तलन हो रहा है ना उधर से, और 60 डिग्री से कुछ ठंडी वायु भी आ रही है, इसलिए उच्च दाब बना।
और उपोष्ण उच्च दाब के बाद फिर 60 डिग्री पर उत्तरी अक्षांश और दक्षिण दोनों तरफ, ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तरी दक्षिणी, उत्तरी तरफ गए। तो अब यहाँ पर क्या बना, उपोष्ण या उपध्रुवीय निम्न दाब कटिबंध क्यों हो गया, क्योंकि गर्म हवाएं क्या हो गई 30 डिग्री से कुछ यहाँ पर आई और यहाँ पर आने के बाद फिर से यह ऊपर उठी, और इधर से ध्रुव की तरफ से भी ठंडी हवाएं आई, तो यहाँ पर क्या बना, निम्न दाब बना। अब निम्न दाब बना तो यह जो होगा, अब यहाँ पर पवनी क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो विषुवत रेखा की ओर पवनी क्या करेगी, अपने पूरब की ओर मुड़ने के कारण इस प्रकार स्थिति बनेगी कोरियोलिस बल के कारण, और जब उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे तो पवनी क्या हो जाएगी, अपने दाएं ओर मुड़ जाएगी, और दक्षिणी तरफ आएंगे तो बाएं तरफ। ये दक्षिण का दिशा नहीं, इसलिए थोड़ा दाएं तरफ पड़ा है ना। तो ये जो पछुआ पवन होती है, यही पछुआ पवन है, ये दोनों ओर चलेगी, इधर भी हो जाएगा। ये तो हो गया व्यापारिक पवन हो गया, 30 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में, और 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में ये हो जाएगा, ये अपने पूरब की ओर मुड़ेगी। क्लियर, ये समझ में आ गया। तो ये हो गया, अब वही हो गया 30 से 60 डिग्री के बीच के पवन को पछुआ पवन की। इसकी दिशा क्या होती है, अब देख लीजिए, इसकी दिशा क्या होगा, दक्षिण हो जाएगा, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर, यही है। तो 30 डिग्री 60 से दक्षिण उत्तर दक्षिण अक्षांशों के मध्य, हाँ उत्तर भी और दक्षिण भी दोनों 30 से 60 डिग्री के मध्य पछुआ पवन बहती है, इसलिए इसे पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ नहीं, पश्चिमी हवाएं भी कहिए या पछुआ पवन भी कहिए। पछुआ यानी पवन का जितना भी नामकरण हुआ है ना, वो उसकी जहाँ से आगमन हुआ है ना, उसी पर उसका नाम पड़ा। जो पूरब से बहा पूर्वी पवन, उत्तर पूरब से बहा उत्तरी पूर्वी पवन। समुद्री समीर बहती है, यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब समुद्री समीर क्या है, देखिए 2 तरह से होता है, एक समुद्री समीर और स्थल समीर। आइए इसे हम लोग समझते हैं। अब क्या हो गया, मान लेते हैं ये स्थल भाग है और यहाँ पर पानी है, समुद्र है ये। क्लियर, अब ये स्थल भाग है, ये स्थल भाग, यहाँ पर पानी है। अब क्या हो जाएगा दिन में, अब क्या होगा, दिन में होगा जो सूर्य की किरणें जब स्थल पर पड़ेगी तो स्थल भाग में भी पड़ेगा, और क्या होगा, पानी में भी पड़ेगा। तो पानी की तुलना में स्थल भाग ज़्यादा गर्म होगा। अगर इसे समझना है तो आप गर्मी के दिन में तालाब में जाकर पैर डालिए, जो तप्त भूमि आपको पूरा क्या करेगी, तप्त करेगी। लेकिन वही तालाब और नदी में पानी डालेंगे तो आपका पैर ठंडा होगा। लेकिन वही आप पैदल चलिए बिना चप्पल के गर्मी के दिनों में, किस तरह से पैर जलेगा। तो इस तरह से क्या होता कि जो पानी होती है जल्द से गर्म, लेट से ठंडा भी होती है और लेट से गर्म भी होती है। तो क्या होता है कि दिन के समय में क्या होता है, स्थल भाग पानी की तुलना में, समुद्र की तुलना में, पानी की तुलना में जल्दी तप्त हो जाती है। जैसे ही तप्त हो गया तो यहाँ पर क्या बनेगा, जब अधिक गर्म होगा तो लो प्रेशर बनेगा, यानी कि निम्न दाब बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर गर्म होगा, पवने गर्म होने के बाद उसके कण दूर दूर होंगे और दूर हो जाएंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या हो जाएगा, दबाव कम हो जाएगा। और वही जहाँ पर क्या होंगे, ठंड होगा। यानी कहने का मतलब इसके अपेक्षा में यहाँ पर तो ये गर्म नहीं हुआ, तो इसमें ज़्यादा यहाँ पर कण नज़दीक में रहेंगे, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाई प्रेशर रहेगा। अब क्या होगा, तो जो पवने हैं वह क्या करेगी, हमेशा हाई प्रेशर से यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहेगी। तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बढ़ेगी, तो इसी कारण इसे समुद्री समीर कहा गया, क्योंकि यह समुद्र से स्थल की ओर बढ़ेगा। वही जब रात का समय होगा तो उल्टा हो जाएगा। अब रात में क्या हो जाएगा, अब देखिए, अब रात में हो जाएगा, स्थल भाग हो जाएगा। अब स्थल भाग तो जल्दी ठंडा हो जाएगा, क्या, पानी की तुलना में। जब जल्दी ठंडा हो जाएगा तो यह ठंडा भाग अब यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर हाई प्रेशर। और यहाँ पर इसके तुलना में, ऐसा नहीं लो प्रेशर करने का मतलब हम ये बता रहे हैं एकदम गर्म हो गया, इसके तुलना में यह यहाँ पर ठंडा रहेगा, कम ठंडा रहेगा। तो अब यहाँ से हवा रात में क्या करेगी, स्थल से समुद्र की ओर बहने लगेगी, तो उसको स्थलीय समीर कहते हैं। तो ऑप्शन में समुद्री समीर। तो दिन के समय और रात के समय, अगर ऑप्शन बी देखिए तो रात के समय कौन बहता है, रात के समय बहेगा स्थलीय समीर। क्लियर। नेक्स्ट 34 में आ जाए, निम्नलिखित में से कौन एक स्थानीय पवन है जो साइबेरिया के बाहर की ओर प्रभावित। अभी हम लोग चर्चा किए थे ना, साइबेरिया के बाहर एक ब्लिजार्ड पवन है जो मुख्यतः साइबेरिया हो गया, ये सभी क्षेत्रों को, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, ये सभी को प्रभावित करती है, ठंडी पवनें हैं। आइए 34 को हम लोग एक बार फिर से पढ़ते करा, निम्नलिखित में से कौन एक स्थानीय पवन है जो साइबेरिया से बाहर की ओर प्रभावित होती है। वो ब्लिजार्ड हम बोले थे, वो सही ही था। देखिए थोड़ा समझिए क्या है इसका। कह रहा है जो ब्लिजार्ड है वह ध्रुवीय हवाएं जो मुख्यतः क्या कर रही है, साइबेरिया, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रभावित कर रही है। आगमन से तापमान क्या हो जाता है, हिमांश से नीचे हो जाता है, क्योंकि ये ध्रुवीय पवन है, कम कर देता है। ये रूस के टुंड्रा एवं साइबेरिया क्षेत्र में ब्लिजार्ड का स्थानीय नाम, जो ब्लिजार्ड है ना, इसका रूस एवं साइबेरिया में जो स्थानीय नाम है उसे पुर्गा और बुराना के नाम से जाना जाता है। तो वही ऑप्शन नंबर बी है, साइबेरिया के बाहर की ओर प्रभावित होती है, वो पुर्गा कहलाता है। तो ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं ब्लिजार्ड मार दीजिएगा। वही करा स्थानीय पवन है, तो इसलिए स्थानीय नामकरण उसका क्या गया। नेक्स्ट 35 में आइए, हम लोग देखते हैं सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए, सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए।
अब देखिए उत्तर चुनना है। ये कुछ पवने हैं, बिली हरिकेन, ये टाइफून वायु, देखिए ये सभी जो चक्रवात है ये पवने नहीं है। और मुख्यतः जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विकास के लिए मुख्यतः जो है उष्णकटिबंधीय समुद्र और महासागरीय सबसे अनुकूल क्षेत्र होता है, क्योंकि इनके ऊर्जा का मुख्य स्रोत संघनन की गुप्त ऊष्मा होती है। अब संघनन क्या होता है? संघनन वही हो गया जो क्या किया, जब पानी को गर्म करते हैं तो गैस बनकर वो द्रव में पहुंचा, वही संघनन हो गया। तो संघनन की गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा वही होता है कोई भी वस्तु को पिघलाने के लिए, यानी द्रव को ठोस को द्रव मिलाने के जो ऊष्मा उसकी चाहिए, मिनिमम ऊष्मा, तो वही होता है संघनन के लिए मुख्यतः वही होता है उसको क्षेत्र उष्णकटिबंधीय और समुद्र, उष्णकटिबंधीय समुद्र महासागरीय अनुकूल क्षेत्र होता है। तो ये चक्रवात क्या होता है, ये इसलिए स्थल खंडों पर ये चक्रवात क्षीण हो जाता है, और जबकि वो आप देखेंगे कि समुद्र में प्रबल रहता है, प्रबल हो जाता है। तो वही कह रहा है कि जिसके कारण हानि भी बहुत हो जाती है। तो ये सब मुख्यतः तटवर्ती क्षेत्रों में होता है, जिसमें हिंद महासागर में चक्रवात, जिसे हिंद महासागर में इसी चीज़ को उष्णकटिबंधीय को चक्रवात के नाम से जाना जाता है, वेस्ट इंडीज में हरिकेन के नाम से जाना जाता है, चीन में इसको टाइफून के नाम से जाना जाता है, और उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में इसे बिली के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का आप हमें बताइए कि क्या इसका जवाब होना चाहिए 35 में, इसका मिलान क्या होना चाहिए। नेक्स्ट 36 में आ जाइए। सारा रेगिस्तान का शुष्क पवनी हरमट्टन होती है। अब देखिए आ जाइए हरमट्टन, अब बताइए क्या है रहा है। अब हम लोगों ने देखा था हरमट्टन के बारे में, अभी हम लोग चर्चा किए थे कि जो हरमट्टन है वह मुख्यतः क्या हो रहा है, वह डॉक्टर हवा के रूप में भी जाना जा रहा है। कहाँ? गिनी के तट पर जाना जा रहा है। क्यों? क्योंकि यह जो पवनी है पूरब से या उत्तर पूर्व की ओर से क्या कर रही है, पश्चिम की ओर प्रभावित हो रही है, और गिनी के तट पर आकर क्या कर रही है, जो उष्ण एवं आर्द्र मौसम है उसको ये पवनी जब आ रही है तो हल्का उसे शुष्क बना रही है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक एवं सुहावना मौसम हो रहा है। तो हरमट्टन उड़ती है। बता दिए उत्तर से दक्षिण की ओर कि पूरब से पश्चिम की ओर हो जाएगा। और भी है क्या? उत्तर पूरब भी कहीं नहीं है ऑप्शन में, तो यही हो जाएगा पूरब से पश्चिम की ओर। नेक्स्ट आ जाइए 37 में। निम्नलिखित में से कौन सी पवनी धूल से लदी होती है और सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती है? आ जाइए, कौन सा प्रश्न है याद करिए। लू है, सिरोक है, फॉन है, मिस्ट्रल है, वह हो जाएगा सिरोक पवनी। हम लोगों ने देखा था कि सहारा मरुस्थल से गर्म पवनी सिरोक या क्या करती, भूमध्य सागरीय से होते हुए इधर इटली हो गया और इधर स्पेन को प्रभावित करती है, और वहाँ जो बारिश होती है उसे रक्त वर्षा के रूप में जानते हैं, क्योंकि यह अपने साथ रेत के कणों को ले जाती है, और जो लाल होता है जब बारिश पड़ते हैं तो लाल लाल होता है, इसलिए इसे रक्त वर्षा के रूप में भी सिरोक को जाना जाता है। लू स्थानीय पवन है भारत में जो चलता है। फॉन तो हम लोग देख ही लिए, मिस्ट्रल भी हम लोग देख ही लिए। डोलड्रम क्या है, यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। चलिए आ जाइए, ये हो गया वायुदाब पेटियाँ। 0 डिग्री विषुवतीय निम्नदाब कटिबंध भूमध्य सागरीय रेखा, या फिर निम्नदाब कटिबंध, कुछ भी बोलिए। 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध कहते हैं। और ठीक 30 डिग्री से ऊपर 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं, उपोष्ण निम्नदाब, उपोष्ण नहीं कहिए, ध्रुवीय या उपध्रुवीय निम्नदाब कटिबंध, कहीं कहीं समशीतोष्ण भी लिखा रहेगा। कारण भी है समशीतोष्ण कहने का मतलब सम, कुछ शीतोष्ण भी है और कुछ उष्ण भी है। क्लियर? तो डोलड्रम क्षेत्र कहाँ होगा? अब देखिए डोलड्रम क्षेत्र आ जाइए। तो डोलड्रम क्या होगा, जो 0 डिग्री 5 से 0 डिग्री साउथ और नॉर्थ, यानी 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी, जो 0 से 5 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होगा ये डोलड्रम क्षेत्र होगा। डोलड्रम इसका नामकरण क्यों पड़ा, आइए समझते हैं। ये क्या हो रहा है, यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही, सीधी करने के कारण यहाँ वायु का जो वितरण 2 तरह से होता है, एक क्षैतिज पूरब से पश्चिम इस तरह से, और ऊर्ध्वाधर जो हो गया ऊपर से नीचे यानी पूर्वी से, ये ऊर्ध्वाधर हो गया। तो इसका क्षैतिज वितरण यहाँ पर ना होकर ऊर्ध्वाधर होता, क्योंकि सूर्य की किरणें पड़ने के कारण ये गर्म हवाएं ऊपर उठती है, और ये जो क्षेत्र होता है ना, यहाँ पर ऊपर उठने के क्रम में यह काफ़ी शांत क्षेत्र हो जाता है, और इस शांत वातावरण को ही डोलड्रम नामकरण किया गया, इसलिए शांत पेटी भी कहते हैं, मिलेगा आपको डोलड्रम मिलेगा। तो 0 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए क्या करा, क्या है, उष्णकटिबंधीय ध्रुवीय पट्टन है। अब उष्णकटिबंधीय, चलिए आगे पढ़िए। उपोष्ण तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि यह उष्ण था जहाँ पर गर्म था, यानी विषुवतीय निम्न दाब कटिबंध पर ही बन रहा था। तो विषुवतीय निम्न दाब कटिबंध को हम लोग उष्ण कटिबंध भी कह सकते हैं, क्योंकि गर्म है। उष्ण कटिबंध पवन विक्षेपी पट्टी, उष्ण कटिबंधीय ना पवन पेटी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए, हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय पवन पेटी हो जाएगा। उष्ण क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो स्वाभाविक सी बात है, निम्न दाब बन रहा, यानी उष्ण है, गर्म है, उष्ण का अर्थ गर्मी होता है। डोलड्रम भी समझ लिए हम लोग, अश्वक्षांश भी समझ लिए हम लोग, और क्या समझ लिए, पछुआ और पूर्वा पवन भी समझ लिए। सिरोक एक किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है, सिरोको क्या है, अभी हम लोगों ने देखा था। जो सिरोको हो एक स्थानीय पवन है, जो सहारा रेगिस्तान से क्या करती है, गर्म होकर अपने साथ लाल जो रेत होती है उसको लेकर जब बारिश करवाती है, जाकर इटली, मुख्यतः प्रभावित इटली को करेगी और स्पेन को करेगी।
है ना, इटली और स्पेन को करेगी। तो वह क्या होता, वह एक स्थानीय पवन है, उसका स्थानीय नाम है। नेक्स्ट आ जाइए 40 में हम लोग आते हैं 40 में। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किस कारण आकर्षित होती है? अब किस कारण आकर्षित होती है बताइए। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप को किस कारण होती है? अब देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव से भूमध्य रेखा के चक्रवात के बनने से उत्तर पश्चिम भारत में कम वायुदाब होने से पूर्वी हवाओं के कह रहा है कि दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें। अब ये समझिए कि दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें कहाँ हैं, तो ये देखिए 0 डिग्री हो गया उष्णकटिबंधीय दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें, ये 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री उत्तरी हो गया और 30 डिग्री ये दक्षिणी हो गया। अब यहाँ पर व्यापारिक हवाएं इधर से ये चला इस तरह से, क्या हो गया, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण पूरब की ओर चलेगा। अब पश्चिम से तो पूरब जरूर घूमेगा, पृथ्वी तो पश्चिम से पूरब भी जाएगा ना। तो यह जब चलती है उत्तरी गोलार्ध में तो क्या हो जाती है, उत्तरी गोलार्ध में चलती है तो अपने दाएं ओर हो जाती है। तो ये देखिए इस तरह से ये पवनें व्यापारिक पवनें हैं। क्यों है, देखिए ये इस तरह से आपको हम अभी बोले कोरियोलिस बल के कारण दाएं ओर, तो दाएं तो इधर है ना, तो इधर क्यों नहीं मोड़े। अब देखिए इसके कारण होता है, ये तो पवन इस तरह से जा रही है लेकिन पवन पश्चिम से पूरब भी आ रही है ना, तो जो क्रम इधर अवरोध आ रही है तो उसके कारण ये पवन अपने क्या हो रही है, दाएं ओर मुड़ रही है। तो ये दाएं ओर इधर हो जाएगा इधर। तो अब क्या हो रहा है, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप को किस तरह आकर्षित करती है। अब क्या हो रहा है, बारिश के मौसम में अब उत्तरायण हो गया, क्योंकि गर्मी के बाद बारिश आता है। अब उस स्थिति में भारत उत्तरायण, ये सूर्य उत्तरायण है, यानी कि 21 मार्च के बाद भारत उत्तर में आ जाएगा, यानी कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ेगी। अब जो वायुदाब पेटियां हैं, ये जो यहाँ पर बन रहा है उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध, ये खिसक कर ऊपर चलाएगा। अब जैसे ही, क्यों खिसकेगा, क्योंकि यहाँ पर अब सूर्य की किरणें ना पड़कर उत्तरायण हो चुका है, तो वो उत्तरी ध्रुव पर पड़ा, तो ये सभी जो पट्टियाँ बन रहा है वो पट्टियाँ थोड़ा ऊपर खिसक जाएगा। अब यह जो है दक्षिण पूर्वी, इसका नाम दक्षिण पूर्वी क्यों पड़ा, क्योंकि ये दक्षिण है पूर्वी, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें। यह क्या करेगी, अब विषुवत रेखा को पार कर कर वह क्या करेगी, भारतीय मानसून के आगमन में वह कारण बनेगी। और जिस तरह से आप देखेंगे भारतीय प्रायद्वीप उधर बृहत निम्न दाब का बनाएगा और इधर सागर से क्या करेगी, उस हवाओं को निम्न दाब को भरने के लिए दौड़ पड़ेगी। एक शाखा अरब सागर से और दूसरा शाखा कहाँ घुसेगा, बंगाल की खाड़ी होते हुए उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें वहाँ से पंजाब तक पहुँचेगी। तो वही कह रहा कि उत्तर पूर्वी में क्या हो जाता है, वायुदाब कम होने से यहाँ पर वायुदाब क्या हो गया, कम हो गया। तो वही कह रहा बारिश के मौसम के लिए आकर्षित करता है। इसको आकर्षित कर लिया, आकर्षित क्यों हुआ ये भी समझा, क्योंकि सूर्य का उत्तरायण होने के कारण। तो वायुदाब पट्टियाँ खसका, अब जो नीचे बन रहा है दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें, अब वो क्या रहा, बारिश के मौसम भारतीय महाद्वीप को क्या हो रहा, उत्तर पश्चिम में कम वायुदाब के कारण वो पार कर रही है। ये भी एक कारण है। तो आशा करते हैं आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट देखिए एक प्रश्न और कुछ है, 41 में आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिणी गोलार्ध में पवन अपनी बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण है। अब बताइए, अब करा दक्षिणी गोलार्ध में, ये भी हम लोगों ने जाना कि पवनें विक्षेपित क्यों हो रही है। 0 डिग्री अक्षांश, ये हो गया उपोष्ण, फिर उपध्रुवीय उपध्रुवीय, ये हो रहा। अभी हम लोगों ने जाना कि जो पवन है उत्तरी गोलार्ध में जा रहा है तो वह पूरब की ओर मुड़ रहा है। तो इधर पूरब की ओर मुड़ने के कारण इधर से आप आएंगे तो ये आपके बाईं ओर है ना, तो दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ रहा है और उत्तरी गोलार्ध में जाने पर वो दाईं ओर मुड़ रहा है। क्लियर। तो ये हम गलत बनाए यहाँ पर, ये जैसे हमने देखा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पवन इस तरह से हो जाएगा ना, उत्तरी गोलार्ध में जाने पर क्या हो रहा है, अपने दाएं ओर मुड़ रहा है और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं ओर। ये हो गया व्यापारिक पवनें। तो इसी कारण क्यों हो रहा, कोरियोलिस बल के कारण। कोरियोलिस बल क्यों उस पर लागू हो रहा, वह पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, क्योंकि पृथ्वी है जो पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन कर रही है और जिसके कारण देखिए हवा उठ रहा ध्रुव की ओर बढ़ा, लेकिन ध्रुव की ओर नहीं बढ़ पा रहा, क्यों, कोरियोलिस बल उसको इफेक्ट करके पूरब की ओर मुड़ रही है। तो यह पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण यह हो जाएगा, पवनें अपने क्या हो रही है, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है और उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर मुड़ जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, हमेशा आपको पवनों को आगमन में, पवनों को दिशा बदलने में, पवनों की उत्पत्ति में ये आपको बिल्कुल मदद करेगा। अगर इसको समझ लिए तो हम प्रश्न 1 में भी हम इसको एक यहाँ पे वीडियो भी छोटा सा क्लिप डाल रहे हैं, बस ये समझने के लिए कोरियोलिस बल किस तरह से पृथ्वी के घूर्णन के कारण वो अपने दाईं ओर मुड़ रहा है। तो आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आशा करते हैं आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा।